नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम जान लें तो मेंस में कहीं से भी प्रश्न आए हम उसका आसानी से उत्तर दे सकें। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों के मन में भ्रम है कि सिर्फ पहले प्री निकाल लेते हैं उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, वो जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम को दूर करें और मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करना शुरू करें। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि यूपीएससी के प्री का पेपर देखिए, पैटर्न ऐसा हो गया है कि उसमें से लगभग 15-20 प्रश्न ऐसे आते हैं, अगर आपने मुख्य परीक्षा के नज़रिए से उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि पूछा क्या गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले ही नहीं कर ली प्री से पहले, तो मेंस के लिए टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचेगा। तो अब क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि नोट्स बनाएंगे कि रिवाइज करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे कि टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ढंग से। इसीलिए ये भ्रम मत पालिए मन में कि पहले प्री तो निकले उसके बाद। ये कहने वालों का सीधा होता है कि उनको लगता है प्री भी नहीं निकलेगा। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो साथ साथ में लेके चलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून। पहले तो आपको जानना है कि ये है क्या, मतलब इसका परिचय जान लें, क्योंकि अगर सिर्फ इसी पे देखिए दो प्रश्न बनते हैं, एक दल बदल विरोधी कानून पर और एक दल बदल पर। तो दल बदल पे तो इससे भी आपको बहुत कुछ इनपुट मिल जाएगा, इसके अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसके परिचय की बात करें कानून की, तो जानिए क्या है। संविधान में संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी 10वीं अनुसूची में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई, ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो दल बदल को रोकने के लिए थे, कि जो लोग चुन के आते हैं सरकार में, आके फिर किसी और पार्टी में न शामिल हो जाएं, ये करने के लिए। इसी से संबंधित 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और क्या किया गया इसमें, देखिए ये भी दल बदल से संबंधित है। मंत्रिमंडल का आकार, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि लोग इसलिए भी दल बदल कर लेते थे, कोई सरकार में है या कोई नहीं भी है तो कह रहा है कि आप हमारे साइड में आ जाइए और जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको हम मंत्री बना देंगे। तो मंत्री बहुत ज़्यादा हो जाते थे तो ये तय किया कि भाई मंत्री इतने ही हो सकते हैं, 15%, जितना कुल आकार है, जितनी कुल संख्या है लोकसभा में विधानसभा में, उसके पर 15%, मैक्सिमम 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि किसी भी कैबिनेट की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे सदस्य कम है, मतलब 15% निकालने में पता चल रहा है कि वो तो 10 आ रहे हैं या फिर 8 आ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो 12 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 12 तो होना ही चाहिए। आप दिल्ली को किनारे रखिए, दिल्ली के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उसमें 10 लोग हैं। ठीक है, आगे इसी के तहत 10वीं अनुसूची की धारा 3 को ख़त्म कर दिया गया। 10वीं अनुसूची ये वाली ऊपर वाली देख रहे हैं, ये जोड़ी गई थी यहाँ से, तो उसकी धारा जो 3 थी उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया था, कहा गया था कि 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं, 1/3, यहाँ देखिए ये 1/3। तो पहले क्या था तीसरी धारा में कि 1/3 दल से निकल गए किसी और दल में चले गए तो ठीक है, 1-2 जाएंगे तो दिक्कत है, उनको फिर भगा दिया जाएगा कि दल बदल किए हो। 1/3 जाओ कोई बात नहीं। उसको बदल के कर दिया गया कि 2/3 जाएंगे तब। कमाल की बात है, मतलब थोक में दल बदल कर सकते हैं, छुट्टा नहीं, फुटकर नहीं खैर, तो ये व्यवस्था कर दी गई। ये परिचय की बात है। आगे बढ़े, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और प्री में तो पूछा ही जाता है, देखिए प्री में भी पूछा जाता है कि इस कानून के तहत अयोग्यता कैसे मतलब तय होती है। किस व्यक्ति को आप कहेंगे कि अब सदस्य बनने के लायक नहीं रहा, इसने दल बदल किया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, पहली बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर आया किसी पार्टी से और उसके बाद उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, भाजपा से, कांग्रेस से, किसी भी दल से चुना गया और बाद में कहा कि हम अब आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे, तो फिर होगा, फिर ठीक है, फिर सदस्य ही मत रहो, जाओ, तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद कोई निर्दलीय सदस्य है और राजनीतिक दल में शामिल हो गया, कि निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए और जब आए संसद में, विधानसभा में,
तो कह रहे हैं कि अब हम इस पार्टी में रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, इनको भी हटा दिया जाएगा, ये भी अयोग्य हो जाएंगे। इसके बाद सदन में पार्टी के विरोध में वोट देना, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। यही सब चीज़ें तो हैं जिसको लेके डिस्कशन होता है। यानी कि किसी मुद्दे पर गतिरोध है, पार्टियां अलग अलग बटी हुई हैं कि इस पे मतलब प्रस्ताव कोई पारित होना है, और उसमें से एक सदस्य जो है अपने विरोधी दल की तरफ से जाके वोट दे देता है उस मुद्दे पे, तो माना जाएगा कि इसने दल बदल किया है। ठीक है, सामने वाली पार्टी ने इसे फुसलाया है कि हमारी साइड में वोट दे देना, तो इसको भी दल बदल माना जाएगा। आगे देखिए, और स्वयं को वोटिंग से अलग रखना, ऐसा भी होता है, ऐसे देखा जाता है कि कई बार मुद्दे पे वोटिंग होनी होती है, पता होता है कि आज संसद में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, तो कह दिया जाता है कि तुम आना ही मत, तुम आज अब्सेंट रहो। तो वोटिंग से अलग ये हो, या तो वोट ना दे, आया ही ना, तो भी कहा जाएगा कि इसने दल बदल किया है। ये जानबूझ के नहीं आया कि आएंगे और वोट देंगे अपनी साइड में तो भी दिक्कत है, और उधर दे देंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इससे बढ़िया हम आएंगे ही नहीं। तो ये जो काम है इसे भी दल बदल माना जाएगा, इसके तहत अयोग्यता हो जाएगी, ठीक है, उस व्यक्ति की। और ये तो और मज़ेदार है कि कोई व्यक्ति मनोनीत है, आपको पता है ना, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, राज्यपाल के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं। तो जो मनोनीत सदस्य है वो 6 महीने बाद किसी दल में शामिल हो जाए तो उसे अयोग्य माना जाएगा। बड़े कमाल के मतलब प्रावधान है। सोचिए कि मनोनीत किए गए और 6 महीने के अंदर आ जाओ हमारी पार्टी में, तो मस्त स्वागत है आपका। 6 महीने बाद आए हो तो दल बदल है, ये कौन सी बात है भाई। खैर, ये प्रावधान है। प्री में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ये दे दी जाएंगी चीज़ें और पूछ लिया जाएगा कि बताइए किसके आधार पर अयोग्यता घोषित की जाती है, तो वहाँ भी ये काम का है। मेंस में एक हिस्सा हो सकता है क्वेश्चन का कि इस कानून के तहत क्या प्रावधान है, क्यों, मतलब एक हिस्सा बना के कि किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है, वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी हम कानून की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कानून की बात हो रही है, दल बदल जो घटना है उसकी बात नहीं हो रही है, जो कानून बनाया गया उसकी बात हो रही है। इसके पक्ष में कौन सी बातें कही जाती हैं कि बढ़िया है, कानून अच्छा है। इसके पक्ष में क्या है, पहली बात यह है कि स्थिरता में सहायक हो सकता है, अभी है तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कानून ही नहीं रहेगा तो हर महीने सरकार बदलेगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, पावर है, वो अपनी तरफ लोगों को खींच लेगा, सरकार जो है वो बहुमत में थी वो गिर जाएगी, फिर किसी और की सरकार बन जाएगी, तो उसमें जो अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है दल बदल के कारण, ये कानून उसमें स्थिरता लाएगा। समझ रहे हैं, सरकार स्थिर रहेगी तभी तो कोई काम अच्छे से हो पाएगा। और वही बात आगे लिखी गई है कि व्यवधान रहित शासन में सहायक होगा। समझ रहे हैं, व्यवधान रहित शासन, क्योंकि जब दल बदल होता रहेगा, सरकारें गिरती रहेंगी, बनती रहेंगी, तो शासन कब चलेगा, कानून कब बनेंगे, देश की अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी, लोगों का विकास कैसे होगा, ये सब दिक्कत है ना। इसीलिए इसकी ज़रूरत है, ये पक्ष की बात है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी रुकेगा। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, इसलिए क्योंकि हम देखते हैं न्यूज़ में अक्सर आता है कि फलाना जो व्यक्ति थे उन्हें इतना करोड़ दिया गया, न्यूज़ में आ गया, वो पकड़े गए, वो दल बदल कर रहे थे, या ऐसे ही अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। सर मतलब दल कहते हैं कि अफवाह है, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी होता है कि इतना इतना पैसा दे के खरीद लिया गया एमएलए को, हॉर्स ऐसे ट्रेडिंग ऐसे कुछ करके एक शब्द होता है, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार की जो जड़ है यहाँ पर, अब कोई व्यक्ति है इतना ज़्यादा पैसा लेके आएगा, पहली बात है कि पैसा आया कहाँ से, इतना ज़्यादा करोड़ों रुपए, 20 करोड़ 30 करोड़ दे के किसी को खरीद रहे हैं आप, इतना पैसा, ये ब्लैक मनी का हिस्सा है, और ऐसा व्यक्ति फिर भ्रष्टाचार करेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ मतलब ये भ्रष्टाचार रुकेगा इससे। इसके अलावा एक और चीज़ होगी, जो जनादेश है, लोगों ने जिसे चुना है वो सरकार में रहे, इसका सम्मान होगा। ये सारी चीज़ें आप पक्ष में लिख सकते हैं इस कानून के कि ये कानून क्यों ज़रूरी है। निश्चित रूप से कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस दिक्कत है ना, इसमें कुछ समस्याएं हैं। खैर, फिलहाल देख लेते हैं कि समस्याएं क्या है, यानी कि इस कानून के विपक्ष में कौन सी बातें होती हैं। देखिए, एक ही बात को मुझे लगता है कि 3 तरीके से कहा गया। आप भी इस तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा वो ना हो, आइडिया ना हो कुछ, मतलब कि क्या लिखें, तो अपनी बात को ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के यूपीएससी बेवकूफ़ नहीं है, घुमा फिरा के नहीं लिखना है। कहने का मतलब है कि उसके कई डायमेंशंस आप पकड़ सकते हैं। जैसे संवाद की संस्कृति का अंत हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कानून बन रहा है, चर्चाएं हो रही हैं,
लेकिन इसकी वजह से, इस कानून की वजह से कोई व्यक्ति खुल के अपनी बात नहीं रख पाता। क्या पता हमें कह दिया जाए कि दल बदल किया है, उनकी तरफ से बोल रहा है। बहुत सारे लोग अपनी ऐसा असहमति नहीं जता सकते सरकार को लेकर के। सरकार में जो व्यक्ति है उसका गुणगान करना पड़ेगा, भले अंदर से लग रहा है कि नहीं व्यक्ति गलत कर रहा है। तो वो अंत हो जाता है। और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक अच्छे न कानून बन पाएंगे, न सरकार ढंग से चल पाएगी, न ही सरकार की जवाबदेही तय हो पाएगी। समझ रहे हैं? एक और चीज़ होती है, इस कानून की वजह से पार्टी राज को बढ़ावा मिल जाता है। कैसे? देखिए, पार्टी तय करेगी कि किस मुद्दे पर सबकी राय कैसी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने एक कानून बनाया किसानों से संबंधित, ठीक। अब पार्टी तय कर दी कि ऐसा है कि अपने जितने मेंबर्स हैं संसद में, वो इस मुद्दे पर कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हो सकता है उसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद किसान परिवार से हैं, वो जानते हैं कि इसमें कमियां हैं, इसके बावजूद वो सरकार की तरफदारी करेंगे। तो पार्टी क्या चाहती है इस पर ज़्यादा फोकस होने लगता है। एक व्यक्ति, एक एमएलए क्या चाहता है, एक एमपी क्या चाहता है, उसकी बात दब जाती है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। लोकतंत्र में एक एमएलए को लाखों लोगों ने चुना है, उसका प्रतिनिधि है उस क्षेत्र का, अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। लेकिन ये जो पार्टी राज बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसके आगे देखिए, इसी पार्टी लाइन से अलग हटकर अब कोई विचार रखने की आज़ादी भी नहीं होती। आपने सुना होगा व्हिप जारी होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर विचार रखना होता है, वोटिंग होनी होती है, तो अलग अलग पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं। इसका मतलब है कि एक आदेश जारी हो गया कि इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ, मतलब इस पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा जो अपना आदमी है। अगर गया तो उसे दल बदल माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पार्टी लाइन से हटकर कोई विचार रख ही नहीं पाता, क्योंकि कानून में लिख दिया गया है कि इस तरह की कोई गतिविधि होगी, पार्टी से हटकर कोई वोट डालेगा या अपनी बात रखेगा या एब्सेंट रहेगा तो उसे दल बदल मान लिया जाएगा, फिर उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति है, जो मेंबर है, वो कुछ बोल नहीं पाता। और एक और चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है, कानून की कमियों का फ़ायदा खूब उठाया जा रहा है। अभी कानून में कुछ, जैसे अब सिंपल सा है, कह दिएगा कि 1/3 नहीं 2/3 कर सकते हो, जाओ धड़ल्ले से दल बदल करो। ये कौन सी बात होती है भाई? अब उसमें कह दिएगा कि जो है आप 6 महीने के अंदर आप बन जाइए सदस्य, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बनेंगे, दल बदल माना जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से समस्याएं हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे लिखनी चाहिए, आगे होगी। जो अध्यक्ष है ना, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि दल बदल हुआ है कि नहीं। तो उनकी शक्तियां कुछ इस तरह से दे दी गई हैं कि अब वो सरकार जिस पार्टी की है उसके अनुसार ही ज़्यादातर फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक समस्या है। तो उस पर, मतलब कानून में ही ये बात है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और ये सब जो हम देखते हैं, फिलहाल एक कमी की बात हम कर रहे थे, अब इलाज ही स्वयं बीमारी बन गई है। जो हमने सोचा था कि इसे इलाज हो जाएगा दल बदल, ये तो भयंकर बीमारी हो गई। अब देखिए, ये हमने जान लिया कि इस कानून में क्या दिक्कत है, इसके विपक्ष में कौन सी बातें होती हैं। आगे बढ़ें तो इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, पूछा जा सकता है आपसे कि इस कानून में सुधार, अभी तो समझ में आ गया ना कि सुधार तो होना चाहिए। उसी को अगर पूछ जाए, यूपीएससी पूछ ले कि ज़रूरत क्यों है, तो आप बताएंगे पहली बात कि कानून होने के बावजूद बृहद पैमाने पर दल परिवर्तन हो रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम, जगह जगह आप देख रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है? कानून है फिर भी परिवर्तन हो रहा है, ये कौन सी बात है? कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो इसे ठीक करना होगा। इसके आगे पीठासीन अधिकारी की जो, मतलब स्थिति है वो संदेह युक्त है। कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष महोदय, उनके पास मामला गया दल बदल का, वो फैसला ही नहीं ले रहा है, रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे उनके फैसले को न लेने से, रोक के रखने से फ़ायदा है कि किसी एक दल को। ये कौन सी बात होती है? आपको निष्पक्ष होना चाहिए ना, आप अध्यक्ष हैं, आप पे सब उम्मीद लगाते हैं कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनको शक्तियाँ दे दी गई हैं, तो दिक्कत है। इसलिए भी कानून में सुधार की ज़रूरत है। इसके बाद संसदीय प्रणाली में स्थिरता और अंततः सशक्त लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। संसदीय प्रणाली में स्थिरता कैसे आएगी? जब तक दल बदल होता रहेगा, लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे, इधर से कूद के उधर, उधर से निकल के इधर जाते रहेंगे, कैसे स्थिरता आएगी?
और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक ढंग से कानून नहीं बनेंगे। वही बात जो मैंने पहले ही कही, देश का विकास नहीं होगा। और फाइनली लोकतंत्र को मजबूत करना हो तो भी दल बदल को रोकना पड़ेगा, इस कानून में बदलाव करने पड़ेंगे कुछ। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या है, हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं जो सरकार में शामिल होंगे, हमारे बिहाफ पे सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे। वो तो पता चल रहा है कि अपने मन का कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ लोग तय करते हैं पार्टी में बैठे हुए। तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? इसके बाद कानून में वैध असहमति के लिए कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए भी संशोधन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कानून सरकार लेकर आती है, साफ साफ दिख रहा होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो मेंबर है सरकार की तरफ से वो कुछ बोल नहीं पाता, असहमति नहीं जाहिर कर पाता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, दल बदल मान लिया जाएगा। तो उसको कोई स्थान नहीं है, होना चाहिए ना। लोकतंत्र है, संसद है, वहाँ पे बहस नहीं होगी, बातें नहीं होगी, चर्चाएं नहीं होगी, तो कुछ बेहतर कैसे निकल के आएगा? ये होना चाहिए। इसलिए भी ज़रूरत है कानून में बदलाव की, सुधार की। और इसके बाद विविध प्रकार से व्याख्या होती है, ये तो और मस्त है। इस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने अपने तरीके से लोग व्याख्या कर लेते हैं। जैसे कई कई बार मामले चले चले जाते हैं कोर्ट में, कहीं ये होता है कि भाई अध्यक्ष जो फैसला लेंगे उसमें न्यायपालिका कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, संसदीय विशेषाधिकार का मामला, ट्रिब्यूनल के बाद कई तरह की बातें होने लगती हैं। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको मतलब साफ साफ स्पष्ट नहीं लिखा गया है, तो राजनीतिक दल उसे अपने तरीके से समझते हैं, न्यायपालिका अपने तरीके से समझती है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या समझ रहा है, लेकिन नुकसान तो देश का हो रहा है ना। इन सारी वजहों से इस कानून में सुधार की ज़रूरत है। अब देखिए कुछ और डायमेंशंस कवर करते हैं, आगे बढ़िए। दल बदल कानून से चुनौतियां क्या है? देखिए एक चीज़ है, अभी हमने देखा सुधार की क्या ज़रूरत है, लगभग उसी से मिलती जुलती चीज़ें हैं। बात यह है ना कि जब डायमेंशन चेंज कर दिया जाता है तो कभी कभी लोगों का दिमाग काम नहीं करता। अरे हमने तो पढ़ा था कि ये कमियां हैं, अब पूछ रहा है चुनौतियां बताइए, तो दिक्कत हो जाती है। तो जहाँ मुझे संभावना दिखी कि यहाँ थोड़ा अलग तरीके से और नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, वो मैंने जोड़ दिया। तो इससे चुनौतियाँ क्या क्या उत्पन्न हो गई हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ हो गया है, इस पे हमने बात किया है, ठीक है। और सरकार पर विधायी नियंत्रण कमजोर हो गया है। कैसे? शीर्ष नेता की बात मानने की बाध्यता रहती है। वही बात कि सरकार पर विधायी नियंत्रण कैसे होगा जब जो मेंबर्स हैं वो सवाल पूछेंगे, लेकिन जो नेता है उस दल का, उसने कह दिया कि अपने पार्टी के लोग सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, कैसे नियंत्रण होगा? दिक्कत है ना। और पीठासीन अधिकारी की बात हमने कर ही ली, तो इस पर दोबारा जो है चर्चा नहीं करते, आप वहाँ देख सकते। दल बदल से क्या समस्या है, इसको हम अलग से कवर करेंगे, बस थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ यहाँ से। ये दल बदल है, उसके पहले हम कानून की बात कर रहे थे। इसकी क्या समस्या है? सरकार में अस्थिरता आ जाती है। अब इतना तो आप पर्याप्त अब समझ सकते हैं, इतना डिस्कशन हो चुका है। लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, ये भी समझ सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करनी इस पर। भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, ये भी आप समझ चुके हैं। और लोगों का राजनीति से विश्वास उठने लगता है, ये भी सिंपल सी बात है। तो ये भी जहाँ भी मौका मिले डायमेंशन देख के, कुछ भी नहीं कि ये मैंने पढ़ा है इसलिए लिखूंगा या लिखूंगी, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके आधार पर लिखना होता है। अब देखिए आगे क्या करें। वैसे तो सुधार वाले में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आप लिखें तो एग्जामिनर को मज़ा आ जाएगा। जैसे दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, इसी से संबंधित उसने क्या कहा, दल परिवर्तन के मुद्दे पर निर्णय जो है वो राष्ट्रपति लें या राज्यपाल लें, जो पीठासीन अधिकारी है उससे वो शक्तियाँ ना दिया जाए, ठीक है। विधि आयोग ने 170वीं रिपोर्ट में क्या कहा था, जो व्हिप है तभी जारी किया जाए जब सरकार खतरे में। ऐसा नहीं किसी भी मुद्दे पर नहीं जारी कर दिया जाए कि सब लोग इसी पक्ष में, हमारे पक्ष में वोट देंगे अपने दल के लोग, ऐसा नहीं। जब बहुत ज़रूरी हो तब इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे नहीं हर मुद्दे पर नहीं। इसके अलावा 10वीं अनुसूची में संशोधन करके प्रावधानों को और ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत है। एक और बात, एक स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र स्थापित किए जाने की ज़रूरत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, राजनीति में जो बैठे हुए लोग हैं वही राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं, तो उनसे निष्पक्ष होने की उम्मीद तो कम ही की जानी चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर अध्यक्ष पर आ गया प्रश्न, एक क्वेश्चन बनता है इस पे, आप एडिटोरियल अगर देखते होंगे तो अक्सर अध्यक्ष की भूमिका पे प्रश्न उठाया जाता है। तो इस पर
हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। टॉपिक वही है, ज़्यादातर चीज़ें वही लिखेंगे आप जो अभी हमने पढ़ी देखी। अध्यक्ष को लेकर अगर डायमेंशन बनता है तो यही बनता है कि इनकी भूमिका में बदलाव क्यों होना चाहिए। अभी जो भूमिका है उस पर प्रश्न उठते हैं, क्यों होना चाहिए। पहली बात यह है कि इनके कार्यकाल की सुरक्षा उस तरह से नहीं है जैसे राष्ट्रपति की है, राज्यपाल को छोड़ो, राष्ट्रपति की है, ठीक है। और राजनीतिक दल पर निर्भरता है इनकी, तो ये ढंग से काम नहीं कर पाते। जो पार्टी कहेगी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दल से जुड़े होने के साथ साथ एक अर्ध न्यायिक अधिकरण के रूप में निर्णय लेना तार्किक नहीं लगता। देखिए, ये जो दल बदल का मामला है, उस दौरान जब ये निर्णय लेते हैं एक अर्ध न्यायिक अधिकरण के तौर पर निर्णय लेते हैं, समझ रहे हैं। एक न्यायाधीश हो गए वो एक तरह से, और एक तरफ से आप देखिए तो किसी दल से जुड़े हुए भी हैं। तो ये कहीं से भी तार्किक लगता है कि मेरा ही केस है, मैं ही उस पर फैसला दूंगा। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि मैं विपक्षी को जिता दूं, समझ रहे हैं। तो एक समस्या है। और निर्णय लेने में विलंब करने पर अंकुश लगाने के लिए भी इनकी भूमिका में परिवर्तन की ज़रूरत है। एक प्री में क्वेश्चन आता है, ये कहीं आप मौका देख के लिख सकते हैं, ये नोट करके मैंने लिखा है। प्री में आया चाहे मेंस में, वैसे ज़्यादातर चर्चा में रहता है कि हो तो होलोहन वाद आया था 1992 में। वो जो अधिकरण वाली बात यहाँ कही ना मैंने, उसी से संबंधित है। पीठासीन अधिकारी एक अधिकरण के समान निर्णय लेता है, इसीलिए उसके निर्णय की समीक्षा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। प्री में प्रश्न पूछा जाता है कि दल बदल के मामले पर जो निर्णय लिया गया है अध्यक्ष के द्वारा, क्या उसे चुनौती दी जा सकती है, क्या उसकी पुनः समीक्षा की जा सकती है। जी हाँ, की जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, बाद में ये जो निर्णय आया उसके बाद से कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है, इन्हें याद करना है, समझना है। और जब आंसर आपको लिखना हो तो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लिखना है, ठीक है जी। तो इसमें इतना ही है, आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।